अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, इल्मी गुलदस्ता यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मक़दम है। मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक बड़ा ही शानदार अंदाज़ सीटेट के उर्दू पेडागोजी को हल कराने के लिए। मेरा मतलब ये है कि मैंने इस बात की कोशिश की है कि सीटेट उर्दू पेपर की पेडागोजी को बिल्कुल टू बटू बेअैनिही हिंदी और इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश की है, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे उर्दू को खूब अच्छी तरह समझ सकें, या जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको भी उर्दू कमा हक़्क़हू समझ में आ सके। और बच्चे तीन लैंग्वेज तो नहीं रखते हैं, 2 लैंग्वेज रखते हैं। 2 लैंग्वेज के लिए 2 घंटे में अलग अलग तैयारी करते थे। मैंने इस बात की कोशिश की है कि एक ही घंटे में, एक ही वक्त में दोनों लैंग्वेज को कंपैरिजन करके, दोनों का मुवाजना करके बिल्कुल अच्छी तरह से हल किया जाए। टाइम कम खर्च हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। चूँकि उर्दू के हर लफ्ज़ को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करके, हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी इंशाअल्लाह उर्दू को उसी तरह समझ पाएंगे जिस तरह वह हिंदी को समझते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 109। बच्चे फ़ितरी अंदाज़ में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। उर्दू का लफ्ज़ आपने देखा, बच्चे फ़ितरी अंदाज़ में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। बिल्कुल बेअैनिही यह लफ्ज़ अगर हिंदी में आपसे पूछा जाएगा, हिंदी पेडागोजी में, हिंदी शिक्षण शास्त्र में, तो इस तरह से पूछा जाएगा। बच्चे प्राकृतिक तरीके से भाषा अर्जित करते हैं यदि उन्हें अवसर दिया जाए। रूबरू ऐसे माने आते हैं इसके फ़ेस टू फेस। रू के माने चेहरा और रूबरू के माने आमने सामने होना, फ़ेस टू फेस होना। तो हिंदी में आप इसको किस तरह बोलेंगे? बच्चे प्राकृतिक तरीके से भाषा अर्जित करते हैं यदि उन्हें अवसर दिए जाएं। इसको मज़ीद और अच्छी तरह से समझने के लिए इसको इंग्लिश में भी समझते हैं। आप इंग्लिश में कहेंगे, चिल्ड्रेन एक्वायर लैंग्वेज नेचुरली इफ़ दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी। इंग्लिश में आप कहेंगे, चिल्ड्रेन एक्वायर लैंग्वेज नेचुरली इफ़ दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी। तो आपने इस लफ्ज़ को समझा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है एक वक्त में सिर्फ़ एक ज़बान की, मतलब एक समय में केवल एक भाषा के रूबरू किया जाए, सामने किया जाए, मतलब फॉर ओनली वन लैंग्वेज एट अ टाइम, फॉर ओनली वन लैंग्वेज एट अ टाइम। दूसरा ऑप्शन है इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के। इर्द गिर्द मौजूद, इर्द गिर्द कहते हैं आसपास को, आसपास में मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के। आप हिंदी में इसको कहेंगे आसपास की एक से अधिक भाषाओं के रूबरू किया जाए। आसपास में मौजूद एक से अधिक भाषाओं से रूबरू किया जाए, आमना सामना किया जाए। और जस्ट आप इंग्लिश में इसको कहेंगे मोर देन वन लैंग्वेज अराउंड, मोर देन वन लैंग्वेज अराउंड। तो आपने इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान को समझा के ये कहना क्या चाह रहे हैं, आसपास में मौजूद एक ज़बान से रूबरू किया जाए, एक से ज़ायद ज़बान से रूबरू किया जाए। तीसरा ऑप्शन है सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के। चूँकि ये उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सब में करीब करीब यही इस्तेमाल होता है। सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मतलब केवल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के। इंग्लिश में भी आप कहेंगे इसको ओनली इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, ओनली इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। 4 नंबर का ऑप्शन है किसी ज़बान के कवायदी साख्त के, किसी ज़बान के कवायदी साख्त के। तो हिंदी में आप इसको कहेंगे किसी भाषा की व्याकरणिक संरचना के, किसी भाषा की व्याकरणिक संरचना के। जस्ट आप इंग्लिश में इसको कहेंगे फॉर ओनली वन ग्रामिकल स्ट्रक्चर, फॉर ओनली वन ग्रामिकल स्ट्रक्चर, किसी ज़बान के कवायदी साख्त की। तो मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है, आसान से आसान बनाने की, बिल्कुल उर्दू के अल्फाज को हिंदी में मुंतकिल करके और हिंदी के अल्फाज को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके, ताकि आप कमा हक़्क़हू समझ सकें कि पेडागोजी ये कहना क्या चाह रहे हैं मुझसे, शिक्षण शास्त्र। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब है 2 नंबर, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के। बच्चे फ़ितरी तौर पर, फ़ितरी अंदाज़ में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें
रूबरू किया जाए आसपास में पाई जाने वाली एक से ज़्यादा ज़बान, एक से ज़्यादा भाषा या एक से ज़्यादा लैंग्वेज की। आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 110, दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे ज़्यादा अहम है? दर्ज झेल में मौजूद कौन सबसे ज़्यादा मुताले के लिए अहम है? तो इसको आप हिंदी में किस तरह कहेंगे? आप कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पाठ टेक्स्ट के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ टेक्स्ट के अध्ययन के लिए, पाठ कहिए या टेक्स्ट कहिए एक ही बात है, पाठ या टेक्स्ट के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बेआईनी आप इसको इंग्लिश में कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर रीडिंग कंपैरिजन। ऑप्शन क्या क्या है इसमें? ऑप्शन है नंबर 1, मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना। मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना मतलब क्या हुआ? पाठ के हर शब्द को पढ़ना, पाठ के हर शब्द को पढ़ना। इंग्लिश में आप कहेंगे रीडिंग एवरी वर्ड ऑफ द टेक्स्ट, रीडिंग एवरी वर्ड ऑफ द टेक्स्ट। नंबर 2 है एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना। एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना। हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे? हिंदी में आप कहेंगे सही उच्चारण सीखना। उच्चारण कहते हैं वही ज़बर ज़ेर और तलफ़ुज़ वगैरह को सही उच्चारण सीखना। इंग्लिश में आप इसको कहेंगे लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और नंबर 3 में है तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना। तहरीर कहते हैं लिखावट को और तहरीर करदा का मतलब लिखी हुई चीज़। मतन कहते हैं टेक्स्ट को, तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना। हिंदी में कहेंगे लिखित पाठ का अर्थ समझना, लिखित पाठ का अर्थ समझना। इंग्लिश में आप कहेंगे अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द रिटन टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द रिटन टेक्स्ट। और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है सही तलफ़ुज़ के साथ आवाज़ बुलंद करना, सही तलफ़ुज़ के साथ बआवाज़ बुलंद पढ़ना। तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन बआवाज़ मतलब ऊंची आवाज़ से पढ़ना। जस्ट आप हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे सही उच्चारण के साथ ऊंची आवाज़ से पढ़ना, सही उच्चारण के साथ ऊंची आवाज़ से पढ़ना। और इंग्लिश में इसको कहेंगे रीडिंग अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना। मतलब लिखी हुई मतन के अगर हमें मानी मालूम होंगे तो यही मतन के मुताले के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। मतन के मुताले करने का सबसे अहम मकसद क्या होता है कि लिखी हुई मतन के मानी मालूम हो, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके मानी हमें मालूम हो, हम उसको समझ सकें। आगे सवाल नंबर 111, दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं है? दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं है? आप ब्याय नहीं इसको हिंदी में किस तरह कहेंगे? हिंदी में आप इसको कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? बिल्कुल टू बटू आप इसको इंग्लिश में कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ऑप्शन क्या क्या है? सवाल के माने तो आपने समझ लिया कि नीचे लिखी दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं। नीचे जो कई ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से कौन ज़बान की तदरीस का मकसद नहीं है, ज़बान सिखाने का, ज़बान पढ़ाने का मकसद कौन सा नहीं है? समझकर पढ़ने की सलाहियत मतलब समझकर पढ़ने की क्षमता। इंग्लिश में आप कहेंगे द एबिलिटी टू रीड विथ अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर 2 है कोशिश से ख़यालात का इजहार, कोशिश से ख़यालात का इजहार। और इंग्लिश में आप इसको कहेंगे
कोशिश से ख़यालात का इज़हार, इसको क्या कहेंगे आप इंग्लिश में आप कहेंगे एक्सप्रेसिंग थॉट थ्रो एफ़र्ट, एक्सप्रेसिंग थॉट थ्रो एफ़र्ट। और नंबर 3 में है जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत। तो हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, जो कुछ सुन रहे हैं उसे समझने की दक्षता, जो कुछ आप सुन रहे हैं उसको समझने की दक्षता। और बेआइनिही टू बटू आप इसको इंग्लिश में कहेंगे द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाट इज़ लिसनिंग लर्न, द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाट इज़ बीइंग लिसन्ड। और चौथा ऑप्शन है सही और दुरुस्त तहरीर को फ़रोग़ देना, सही और नहीं, चौथा नंबर है मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। मरबूत कहते हैं मिले हुए को, मिली हुई तहरीर को फ़रोग़ देना मतलब मिली हुई तहरीर को, मतलब मिली हुई लिखी हुई चीज़ को फ़रोग़ देना। हिंदी में आप इसको कहेंगे सही और शुद्ध लेखन को बढ़ावा देना, या मिली हुई शुद्ध लेखन को बढ़ावा देना। इंग्लिश में आप इसको कहेंगे प्रोमोटिंग करेक्ट एंड प्रॉपर राइटिंग। तो आपने सबसे पहले सवाल समझा कि नीचे लिखे हुए कई ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ज़बान के पढ़ाने का मकसद नहीं है। तो इसका सही जवाब आप क्या देंगे, सही जवाब आप देंगे कोशिश से ख़यालात का इज़हार। कोशिश करके ख़यालात को ज़ाहिर करना ये ज़बान पढ़ाने का मकसद नहीं है। बाकी 3 चीज़ें जो हैं वो ज़बान के मकसद में दाखिल है। समझ कर पढ़ने की सलाहियत, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, और मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। तो ये सिर्फ़ चंद सवालात मैंने आपके पास नमूना के लिए लाया है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये पढ़ाने का तरीक़ा कैसा रहेगा। अगर मैं उर्दू को बिल्कुल टू बटू हिंदी में अनुवाद करके और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ाऊँ तो क्या आप ऐसा पढ़ना पसंद करेंगे और आप इसमें आसानी महसूस करेंगे। अगर आपने मेरी हिम्मत अफजाई की कि ये तरीक़ा बेहतर रहेगा, वक्त एक ही रहे और उसी में आप हिंदी और इंग्लिश को भी हल कर जाएँ एक ही समय में, एक ही वक्त में। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह होगा कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो उर्दू नहीं समझ पाते हैं, और यकीनन उर्दू के अल्फाज काफ़ी मुश्किल हुआ करते हैं, उसमें फ़ारसी और अरबी की मिलावट और आमेजिश हुआ करती है। तो अगर हम बच्चों को उर्दू पढ़ाएं तो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने इस बात की कोशिश की है कि मैं उर्दू को हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन और अनुवाद के साथ पढ़ाऊँ। अगर आप मेरी हिम्मत अफजाई करते हैं तो मैं इंशाअल्लाह इन तमाम सवालात को आपकी स्क्रीन पर भी लाऊँगा, यहाँ उर्दू लाऊँगा, यहाँ हिंदी लाऊँगा और यहाँ इसमें इंग्लिश लाऊँगा सामने, ताकि आपको बिल्कुल कंपैरिजन करके समझने में पूरी की पूरी आसानी हो और आप एक ही वक्त में तीनों लैंग्वेज को आसानी से हल कर सकें। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का कि ये पढ़ाने का तरीक़ा कैसा रहेगा। अगर आप मेरी हिम्मत अफजाई करते हैं तो ज़रूर मैं इस काम को आगे बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो मैं हूँ मुफ्ती अब्दुल सलाम कासमी और आप देख रहे थे इल्मी गुलदस्ता यूट्यूब चैनल। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।